एंड वेलकम बैक टू दी सेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, सीए फाइनल की इस एसएफएम क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, जैसे ही ये वर्ड्स म्यूचुअल फंड्स हमारे सामने आता है, हमारे दिमाग में दो डायलॉग्स आते हैं जो हमने सालों से सुन रखे हैं। पहला, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो आज के चलन में म्यूचुअल फंड्स, सही है। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या है आप जानते होंगे, बट मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता दूं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। दोस्तों, हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये हमने समझा हुआ है, सीखा हुआ है कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऑन दी अदर साइड, हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है। यानी इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है, इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, बट इन्वेस्टर को नॉलेज तो होना चाहिए। अब इन्वेस्टर के पास नॉलेज नहीं है, सो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म की जाती है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका काम ही है लोगों के एसेट्स मैनेज करना। तो लोगों के एसेट्स मैनेज करने का मतलब यहां पर लोगों का फंड मैनेज करना। सो पब्लिक इन जनरल अपने पैसे इस कंपनी को दे देती है, और पब्लिक के बिहाफ में ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये इस अमाउंट को स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में, अलग अलग जगह बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तरह इन्वेस्ट करके रखती है। दैट मीन्स पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से बॉन्ड्स आपके इस बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कब कब पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हमें ऐड करनी है, कब उसे डिसइन्वेस्ट करना है, कब कोई स्टॉक बाय करना है, कब कोई बॉन्ड बाय करना है, कब कोई बॉन्ड सेल कर देना है, ये डिसीजन पब्लिक इन जनरल हर किसी के नॉलेज के बाहर की बात है। सो पब्लिक को हमने बताया कि भाई आप टेंशन मत लो, हमने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म की, आप अपने पैसे हमें दे दो, हम मैनेज करेंगे। आप हमें क्राइटेरिया बता दो कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपको रिटर्न्स का पैटर्न कैसे चाहिए, आपने आज अपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको रिटर्न्स किस पैटर्न में चाहिए, आपको रेगुलर डिविडेंड पैटर्न पर रिटर्न्स चाहिए, या आपको लमसम अमाउंट मिल जाए एक फ्यूचर डेट पर, वैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आप सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बता दो, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव बता दो, एंड आप हमें यह बता दो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अकॉर्डिंगली हम आपके फंड्स को आपके बिहाफ में मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, पब्लिक का पैसा मैनेज करने का काम फ्री में नहीं करने वाली। इट विल ऑलवेज प्लेस अ चार्ज ऑन द क्लाइंट और कस्टमर। व्हेन पब्लिक इन जनरल contributes their money in this asset management company, they create a fund and that fund is called a mutual fund. तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कोई कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पर जब कंपनी को कैपिटल चाहिए तो शेयर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी को लोन चाहिए तो बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू किए जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करती कि आओ भाई हमारे पास अपने पैसे रखवाओ और हम आपके पैसों को, हम आपकी वेल्थ को, हम आपके मनी को मैनेज करेंगे, हम आपके फंड्स को मैनेज करेंगे, तो ये फंड का जो कंट्रीब्यूशन पब्लिक करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को हम एक छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक एक यूनिट जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज होगा। आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच सब्सक्राइब कर देना है जब न्यू फंड ऑफर अनाउंस किया जाए, NFO अनाउंस किया जाए। हालांकि आप सेकेंडरी मार्केट से जैसे स्टॉक एंड बॉन्ड्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसी प्रकार सेकेंडरी मार्केट से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी बाय और सेल किए जा सकते हैं। तो हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ने, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने NFO अनाउंस किया है, न्यू फंड ऑफर अनाउंस किया है, जहां यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं उनके फेस वैल्यू पर, दैट इज से ₹10। अब आपके पास 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए,
आपने 10,000 यूनिट्स खरीद लिए एंड नाउ दीज यूनिट्स हेल्ड बाय यू, मतलब पब्लिक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, उन्होंने ये यूनिट्स होल्ड किए और अपना अमाउंट दे दिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ट्रस्टी की तरह इस अमाउंट को ऑन बिहाफ ऑफ दीज इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के बताए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से इन्वेस्ट करेगी एंड जो भी रिटर्न्स आएंगे उसमें से अपना चार्ज डिडक्ट करने के बाद, अपने कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और अक्यूमुलेटेड एज रिटर्न्स फॉर दीज इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड कंपनी का। तो आप एग्जैक्टली देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी किस तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज बिकमिंग एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर एंड डेट मार्केट, या यूं समझ लीजिए कि इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में एक लिंक का काम करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों आपके एग्जाम में आपको क्या करना है इस चैप्टर में वो भी समझ लीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करते आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशंस बनने चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी कैसे डिटरमाइन होता है आपसे वो बनना चाहिए, और थ्योरेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या होते हैं वो हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं, बट वो भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं with the concept of how to determine rate of return in case of mutual funds। दोस्तों हमने शेयर वैल्यूएशन टॉपिक में जैसा सीखा हुआ है P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस KE इक्वल्स टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0। जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो KE का वैल्यू मिल जाएगा एज D1 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस 1। अब मुझे इस 1 को ब्रैकेट के अंदर ले आ देना है जहां डिनोमिनेटर में P0 है, तो इसे 1 रखने के लिए मुझे P0 बाय P0 बनाना होगा। दैट मीन्स KE इक्वल्स टू D1 प्लस P1 माइनस P0 होल अपॉन P0। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं आपके लिए, ये सब हमने शेयर वैल्यूएशन में सीखा हुआ है। मैं ये सब यहां इसलिए रिपीट करके बता रहा हूं सो दैट आप एक बात समझ लें कि रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज डिटरमाइंड एग्जैक्टली इन द सेम वे। और वो कैसे होगा ये आप देख लीजिए। रेट ऑफ रिटर्न इज NAV1 माइनस NAV0 प्लस I1 प्लस G1 होल अपॉन NAV0। तो आप देखेंगे जो यहां पर D1 है दिस इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय एंड ऑफ द ईयर, एग्जैक्टली वैसे ही यहां जो I1 एंड G1 है दीज आर डिविडेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड वेयर I1 एंड G1 बोथ आर डिस्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी विच विल कम एज कैश फ्लो इन द हैंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। यानी कि जैसे शेयर्स होल्ड करके शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वैसे ही यूनिट होल्ड करते हुए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को I1 एंड G1 के फॉर्म में इनकम एंड गेन का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि I1 एंड G1 एग्जैक्टली होते क्या है, बट इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को आप रिलेट करें तो D1 कैन बी रिलेटेड टू I1 प्लस G1 बिकॉज दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी जस्ट एज डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। वैसे ही P1 माइनस P0 आप ध्यान दें तो यहां पर हमारे पास प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ NAV। तो P1 माइनस P0 के जैसा ही NAV1 माइनस NAV0 इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग, और यहां डिनोमिनेटर में जो P0 है इट इज NAV0। तो NAV0 इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड NAV1 इज द प्राइस ऑफ द यूनिट्स बाय एंड ऑफ द ईयर। I1 and G1 are the distributions made by the mutual fund company to the unit holder। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ भी हमने सीखा अभी, रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड इज कंप्यूटेड एग्जैक्टली इन द सेम स्टाइल एज यू डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। जस्ट एक बार कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझ लीजिए
and then we move ahead. तो आइए दोस्तों आगे बढ़ें और इस बात को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें. डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिटर्न, पहली सिचुएशन व्हेन होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर, यानी आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे हैं एग्जैक्टली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. जो आप रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन कर रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर. तो रेट ऑफ रिटर्न जैसा भी हमने फॉर्मूला देखा, NAV1 माइनस NAV0 प्लस I1 प्लस G1 whole divided by NAV0, where NAV1 is NAV at the end of the year, NAV0 is NAV at beginning of the year, and I1 is distribution on account of income, G1 is distribution on account of capital gains. तो चलिए मैं आपको ये समझा दूं कि ये exactly I1 and G1 होते क्या है. ये बात कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टर के बिहाफ में स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है. अब होता क्या है कि जिस कंपनी के शेयर्स हमारी इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी ने परचेज कर रखे, उस कंपनी से डिविडेंड मिला. डिविडेंड इन्वेस्टर को नहीं मिला, डिविडेंड मिला इस म्यूचुअल फंड कंपनी को. फिर इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कभी कोई स्टॉक बाय किया है तो कभी किसी स्टॉक को सेल किया है. जैसे ही किसी स्टॉक को सेल किया, अच्छा प्राइस मिल रहा है और सेल कर दिया, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को कैपिटल गेन इन कैश हो जाएगा. दैट मीन्स म्यूचुअल फंड कंपनी के पास दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, एक इनकम के फॉर्म में यानी डिविडेंड के फॉर्म में और एक गेन के फॉर्म में. इन अदर वर्ड्स, जो इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ रही है उसके दो अलग अलग रीजंस हैं. नंबर 1 कि एक तो NAV ग्रो करेगा और दूसरा ये कैश इनकम भी तो आएगी. तो जो NAV ग्रो कर रहा है वो कंपोनेंट हम देखेंगे NAV1 माइनस NAV0 में, और जो डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, जो कैश मिल रहा है, इट इज द इनकम विच द म्यूचुअल फंड कंपनी हैज जनरेटेड थ्रू डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन I1 कहलाएगा. और जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कैपिटल गेन्स किए हैं उसमें से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया तो दैट विल बी G1. तो I1 एंड G1 इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से I1 एंड G1 आर वन एंड द सेम, बट हम टेक्निकली इसे अलग अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक माना जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल गेन्स. तो NAV1 माइनस NAV0 इज द ग्रोथ इन NAV, ग्रोथ कंपोनेंट वहां आ गया, और जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं I1 एंड G1 वो भी हमने कंसिडर कर लिया. तो एंड ऑफ द ईयर हमारे इन्वेस्टर के पास रिटर्न्स के 3 कंपोनेंट आ गए, एक ग्रोथ, दूसरा इनकम, तीसरा गेन. ग्रोथ जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NAV1 माइनस NAV0, गेन जिसे बता रहे हैं G1 और इनकम जिसे बता रहे हैं I1. इन तीनों का एग्रीगेट कर लीजिए, यही तो हमारे इन्वेस्टर का रिटर्न हुआ. और इस रिटर्न को अर्न करने के लिए हमारे इन्वेस्टर ने साल के शुरू में इन्वेस्ट कर दिया था इन द NAV ऑफ द यूनिट, और वो NAV0 कहलाता है. तो दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न इस तरह कंप्यूट किया जाएगा. हमने अभी स्क्रीन पर जो पहला सिचुएशन देखा, वेयर होल्डिंग पीरियड इज 1 एंटायर ईयर, बट जरूरी नहीं कि होल्डिंग पीरियड 1 ईयर हो. कभी होल्डिंग पीरियड 1 मंथ हो सकता है, कभी 6 मंथ हो सकता है, कभी होल्डिंग पीरियड 5 ईयर्स हो सकता है. तो हम पहले ऐसे सिचुएशन में जहां होल्डिंग पीरियड 1 ईयर नहीं कुछ और है, हम पहले होल्डिंग पीरियड का रिटर्न इसी तरह से कंप्यूट कर लेंगे और फिर उसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यानी ऑन एन एवरेज एनुअली आपने कितना कमाया, यानी उस रेट ऑफ रिटर्न को एनुअलाइज कर दिया जाएगा. तो वो सिचुएशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए. तो दोस्तों ये थी पहली सिचुएशन वेयर होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर. आगे बढ़ें और समझें सिचुएशन 2 व्हेन होल्डिंग पीरियड इज अदर देन 1 ईयर. इस बार होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा. तो हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम हमारे होल्डिंग पीरियड का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर रहे हैं. आप देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका वही है, NAV1 माइनस NAV0 प्लस I1 प्लस G1 डिवाइडेड बाय NAV0. फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर NAV1 एंड NAV0 हम एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं बोल रहे हैं, एंड ऑफ द पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोल रहे हैं.
अब जो I1 एंड G1 है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड एट नॉट एंड ऑफ द ईयर बट एंड ऑफ द पीरियड। इस तरह से हम पहले पूरे होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, सपोज हमारा होल्डिंग पीरियड 15 मंथ्स का है, तो जो कुछ भी रिटर्न हमने अर्न किए हैं दैट इज ओवर 15 मंथ्स, तो 15 मंथ का इतना रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न कितना, तो भाई ये 15 मंथ्स हुआ तो एक साल में तो 12 मंथ्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 12 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में हम लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स एज होल्डिंग पीरियड। वहीं पर होल्डिंग पीरियड डेज में दिया हुआ हो तो आप एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे HPR इंटू 365 बाय नंबर ऑफ डेज एज होल्डिंग पीरियड। तो दोस्तों इन बातों को और अच्छी तरह समझ लेने के लिए चलिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। NAV as on 1/4/2010 35.44, NAV as on 1/4/2011 37.26. The company made a distribution of rupees 1.2 on account of dividend and rupees 1.6 on account of gains. Determine the rate of return for the investor. तो आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में बड़ी सिंपल प्लेन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड इजीली यू कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न। तो करना क्या है यहां पर, ये हम देख ले रहे हैं कि दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि 1/4/2010 एंड 1/4/2011 द गैप इज एग्जैक्टली 1 ईयर। सो इसे हम कहेंगे NAV एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है NAV एट एंड ऑफ द ईयर। ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशंस एंड में मिले हैं और ये 1.2 जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड, दैट मींस दिस इज I1 एंड 1.6 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ गेन्स, इसे हम कहेंगे G1। डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमें सिंपली एनुअल रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा चलिए वो भी देख लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न वही फॉर्मूला, हम सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे। NAV1 is NAV at end of the year, NAV0 is NAV at the beginning of the year. I1 and G1 are distributions by end of the period or end of the year in this case. जो I1 है वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है और G1 जो है वो गेन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखेंगे दोस्तों हमने NAV1 जो NAV at year end था वो लिया, NAV0 is NAV at the beginning, यहां डिनोमिनेटर में भी वही NAV0 है, I1 1.2 एंड G1 1.6। जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करें तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। वो रेट ऑफ रिटर्न आता है 0.1304। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके 13.04% बताएंगे। तो दोस्तों जल्दी से इस सॉल्यूशन को लिख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर होल्डिंग पीरियड मे नॉट बी 1 ईयर। सो क्वेश्चन नंबर 2, Mr. A purchased 2000 units of a mutual fund on 1/6/2010. NAV on that date was rupees 41.34. By 31/3/2011, he received dividend distribution of rupees 7 per unit
and NAV on 31/3/2011 was 46.35. Determine the annual rate of return. तो दोस्तों ध्यान देंगे यहां पर, जिस दिन ये यूनिट्स परचेज किए गए थे वो डेट था 1/6/2010 और एंड ऑफ द ईयर हो रहा है 31 मार्च 2011. अब होल्डिंग की बिगिनिंग से एंड तक का जो टोटल पीरियड है इट इज नॉट 1 ईयर, इट इज लेस देन 1 ईयर. ये हमें जून से लेकर मार्च तक ये दिख रहा है पीरियड ऑफ 10 मंथ्स. इफ दिस इज अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स तो हमारा होल्डिंग पीरियड डेफिनेटली 1 ईयर नहीं, उससे कुछ डिफरेंट है एंड दैट इज 10 मंथ्स इन दिस केस. तो चलिए सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं. सॉल्यूशन में होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला आपको मालूम है, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जाएंगे. NAV1 इज NAV एट एंड ऑफ द पीरियड, NAV0 इज NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. I1 एंड G1 आर डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट एंड ऑफ द पीरियड. आप ध्यान देंगे यहां पर इस क्वेश्चन में हमें 7 रुपीज का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है. अब वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है या गेन का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, इसलिए हमने I1 एंड G1 का कंबाइंड वैल्यू ₹7 कंसीडर किया हुआ है. तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा 46.35 माइनस 41.34 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 41.34 और ये आता है 0.2905 और 29.05%. दोस्तों भूलेंगे नहीं कि ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आया है ये हमारा एंड ऑफ द आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. यहां पर हमने जस्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है. क्वेश्चन ने हमसे पूछा है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, हमें अभी इस रेट ऑफ रिटर्न को एनुअलाइज करना बाकी है. तो पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये लिख लेने के बाद हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो आया है 29.05%, इसे एनुअलाइज करने जा रहे हैं. और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो होल्डिंग पीरियड है दैट इज एग्जैक्टली 10 मंथ्स. सो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न विल बी HPR इंटू 12 बाय नंबर ऑफ मंथ्स एज होल्डिंग पीरियड. तो यहां पर 0.2905 इंटू 12 बाय 10 किया जाएगा जो आता है 0.3486 यानी 34.86%. तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन. All right friends, let us move ahead and take up question number 3. देखिए यहां क्या दिया हुआ है. Mr. X purchased 10,000 units of a mutual fund on 1/4/2010 at a cost of ₹25 per unit, which was the NAV per unit on that date. The mutual fund company announced some additional bonus units during the year. Mr. X determined his annualized return as on 31/3/2011 as 20%. You are required to determine the NAV on 31/3/2011 and the number of bonus units allotted if the value of such bonus units was ₹20,000. Also specify the NAV if ₹20,000 was not distributed as bonus but as dividends. दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले समझ लेना जरूरी कि यहां पर एग्जैक्टली करना क्या है.
तो हमारे इन्वेस्टर को, यूनिट होल्डर को इस बार कैश इनकम नहीं मिली है, उसे बोनस यूनिट्स दिए गए। कितने यूनिट्स दिए गए वो बताया नहीं, वो हमसे उल्टा पूछा हुआ है। कौन सी डेट को बोनस दिया है वो भी नहीं बताया, उस दिन का एनएवी क्या चल रहा था वो भी नहीं मालूम। तो फ्रेंड्स, ये डेट जिस दिन बोनस दिया गया है वो डेट ड्यूरिंग द ईयर कोई बीच की डेट होगी, तो आप यहां पर अटक जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस डेट का आपको ना तो एनएवी मालूम है, ना आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम है, आपको सिर्फ उस दिन की ओवरऑल वैल्यू मालूम है बोनस यूनिट्स की, दैट वाज 20,000। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक डिफॉल्ट अजम्पशन लेना होगा कि बोनस यूनिट्स जो दिए गए आपके हाथ में, दोज हैव बीन गिवन टू यू नेसेसरीली एट एंड ऑफ द ईयर, then and then only you will be able to manage the solution of this question, otherwise आप ये क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, आपको एक छोटा सा assumption लेना होगा कि ये जो बोनस दिया गया है this is necessarily distributed by end of the year। ऐसा assumption न लेने पर आपके रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूटेशन में जो इक्वेशन आप सेट करेंगे, आप उस इक्वेशन में अटक जाएंगे। तो चलिए, हाउ शुड वी अप्रोच द सॉल्यूशन, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला फिट कर देते हैं। अब यहां पर NAV1 मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। NAV0 हमारे पास अवेलेबल है, उल्टा रेट ऑफ रिटर्न भी हमको दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सवाल ये उठता है यहां I1 एंड G1 का क्या किया जाए। तो I1 एंड G1 की जगह पर हमें कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूशन तो मिला नहीं, यहां मिला है बोनस। अब जो बोनस मिला है I1 एंड G1 इंडिकेट्स बाय एंड ऑफ द ईयर, देयरफॉर हमें यहां पर यदि बोनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो तो वी हैव टू मेक दिस आल्सो अज्यूम्ड बाय एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए मैं जिस अजम्पशन की बात कर रहा था वो अजम्पशन यहां पर लेना जरूरी हो जाएगा। तो चलिए सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है, वो हमने 0.2 लिख दिया। जहां जहां जो जो वैल्यूज हमें मालूम थी वो लिख दी हमने। अब ये NAV1 हमें नहीं मालूम और ये I1 हमें नहीं मालूम, अनलेस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बोनस फॉर दिस I1। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों, हमने यहां पर, हमारे होल्डर के पास 10,000 यूनिट्स थे और हमने यहां पर एक यूनिट को लेकर कैलकुलेशन किया है। तो जो 10,000 यूनिट्स थे उनके सामने टोटल बोनस वैल्यू था ₹20,000 का, तो पर यूनिट बोनस वैल्यू कितना होगा, वो होगा ₹2। तो वो ₹2 इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर तो आपको NAV1 मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी इक्वेशन यहीं पर अटक जाएगी। सॉल्व करने पर क्या आता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज 5 इक्वल्स टू NAV1 माइनस 25 प्लस I1। आगे और सॉल्व करने पर NAV1 प्लस I1 विल बी 30। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि I1 की जगह पर जब तक आप बोनस की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी और NAV1 का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। यहां पर बोनस की वैल्यू पुट करने का मतलब हुआ कि 20,000 रुपीज बोनस वैल्यू है और वो है 10,000 यूनिट्स के अगेंस्ट में, यानी पर यूनिट वैल्यू। वैसे भी ये इक्वेशन जो बनाया गया इट इज फॉर पर यूनिट, तो वो पर यूनिट वैल्यू ऑब्वियसली 20,000 रुपीज का जो वैल्यू मिला है बोनस यूनिट्स का डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, ये आएगा ₹2। बट इस ₹2 को यहां कब सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इस बात पर बार बार ध्यान देंगे। ये I1 है, I1 का मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है कब, ईयर एंड पर। तो विदाउट द बैकिंग ऑफ दैट अजम्पशन हमारा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए वो अजम्पशन भी मैं आपको लिखवा देता हूं, बट पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए।
तो आइए फ्रेंड्स उस अजम्पशन को लिख लें जिसकी हम बात कर रहे थे। द इक्वेशन हैज टू अननोन वेरिएबल्स, द डेट एट विच बोनस यूनिट्स वर इशूड इज नॉट गिवन एंड एनएवी ऑफ सच डेट इज अननोन। ये तो हमने एक फैक्ट बता दिया। देयरफॉर अज्यूमिंग दैट बोनस यूनिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट एंड ऑफ द ईयर, ऐसा करते ही द वैल्यू ऑफ बोनस यूनिट्स फॉर ईच यूनिट ओरिजिनली हेल्ड विल बी ₹2। और जैसे ही आपको ये ₹2 मिल जाता है वो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो NAV1 आपको तुरंत मिल जाएगा ₹28, बिकॉज NAV1 + 2 इज 30, NAV1 हो जाएगा 28। आप इसे भी नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस अजम्पशन, आप लिख लीजिए और मैं आपको फिर सॉल्यूशन का एक और अप्रोच सिखाऊंगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी आपने लिख लिया होगा। लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस लर्न द प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन लिटिल डिफरेंटली। एक अलग तरीके से सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूं। अजम्पशन यहां पर भी वही रहेगा कि हमें बोनस यूनिट्स एंड में मिले। तो देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे इन्वेस्टर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? वो था 10,000 यूनिट्स बाय किए गए थे एट द रेट ऑफ 25, तो ये था 2,50,000। पूरे साल का जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, वो है 20%। तो रिटर्न हम 20% ऐड कर दें, 20% ऑफ 2,50,000 इज 50,000। तो टोटल वेल्थ जो हो गई इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, ये हो गई 3 लाख रुपीस। तो फ्रेंड्स, ये 3 लाख रुपीस की जो टोटल वेल्थ है, आप इस वेल्थ का कॉम्पोजिशन समझिए पहले। इस वेल्थ में हमारे पास बोनस यूनिट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बोनस यूनिट्स जो हैं उसके सहित, यानी इंक्लूसिव ऑफ बोनस यूनिट्स, ये टोटल वेल्थ हमारे हाथ में है कितना? दैट इज 3 लाख। अब हमें बोनस यूनिट का वैल्यू उस दिन का दिया हुआ है जिस दिन ये बोनस यूनिट हमें मिले थे। आज का उसका वैल्यू हमें नहीं मालूम, आज के एनएवी को भी हम नहीं जानते, आज हमारे हाथ में वो बोनस यूनिट कितने वो भी हमें नहीं मालूम। तो हम ऐसा समझ लें कि ओरिजिनल 10,000 यूनिट्स प्लस बोनस यूनिट्स मिलकर हमारे पास टोटल वैल्यू है 3 लाख। अब इसमें बोनस का कंपोनेंट हमें अलग करना हो, ये तभी किया जा सकता है जो 3 लाख है ना, वो ईयर एंड का वैल्यू है। तो 20,000 रुपीज जो बोनस का वैल्यू है, हमने मान लिया वो भी बाय एंड ऑफ द ईयर हमें मिला है। और जैसे ही ये माना आपने, तो 3 लाख में से वो 20,000 आप अलग कर सकते हैं। तो जो बच गया वैल्यू 2,80,000, वो बचेगा ओरिजिनल यूनिट्स का वैल्यू। और ओरिजिनल यूनिट्स थे हमारे पास 10,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट एनएवी ऑब्वियसली आ जाएगा ₹28। इस अप्रोच से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान रहे इस अप्रोच में भी हमें उस अजम्पशन के बैकिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए आगे का भी सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए स्क्रीन पर ध्यान देते हुए। वैल्यू ऑफ बोनस यूनिट्स 20,000 हमने डिडक्ट कर दिया, सो एनएवी ऑफ ओरिजिनल 10,000 यूनिट्स आ जाता है 2,80,000। तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज ₹28। लिख लीजिए फ्रेंड्स, और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलें एंड वी विल ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ बोनस यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा अजम्पशन था कि बोनस यूनिट्स दिए गए हैं बाय एंड ऑफ द ईयर, तो बोनस का वैल्यू बाय एंड ऑफ द ईयर हुआ 20,000, एनएवी बाय एंड ऑफ द ईयर हुआ 28। तो ऑब्वियसली जो बोनस यूनिट्स दिए गए हैं दोज आर 714.2857 यूनिट्स। If 20,000 was not distributed as bonus but as cash dividends, NAV at the end of the year will still remain rupees 28 if such distribution has taken place at year end. Condition वही के वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि if the distribution has taken place by year end. तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ये बोनस के फॉर्म में ना होकर आपको कैश डिविडेंड के फॉर्म में मिलता तो इंपैक्ट क्या पड़ता एनएवी पर, तो एनएवी तो वही रहता, दैट इज ₹28। सो राइट अप दिस लाइन एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन। All right friends, let us proceed ahead and take up question number 4. चलिए पढ़ते हैं यहां क्या दिया हुआ है। On 1/4/2010, Mr. A acquired 1,000 units in a mutual fund at NAV of ₹40 per unit. On 1/7/2010, the mutual fund company declared bonus, that is bonus units of the total value 4080, and the NAV on such date immediately after such bonus was 40.8। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बोनस यूनिट्स दिए गए, बोनस यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है एंड उस दिन एनएवी क्या चल रहा था वो भी दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहां पर लॉस्ट नहीं होंगे, हमें यहां पर क्लियर गाइडेंस मिल रहा है। 4080 इज द टोटल वैल्यू ऑफ बोनस यूनिट्स और वो एनएवी जो चल रहा था 40.8। इसी इंफॉर्मेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने बोनस यूनिट्स दिए गए हैं। आप चेक कर सकते हैं 4080 डिवाइडेड बाय 40.8, इट विल बी 100 यूनिट्स गिवन एज बोनस। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश डिविडेंड ऑफ ₹7,000 एट द ईयर एंड। अब ये 7,000 जो दिया गया वो ईयर एंड पर दिया गया। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहां पर हमारे बोनस यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर दिए गए, बट वी विल हैव नो प्रॉब्लम इन अप्रोचिंग बिकॉज उस दिन का एनएवी हमें मालूम है। ये 7,000 तो ईयर एंड पर मिला है। द एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ मिस्टर ए वाज 30%, डिटरमाइन एनएवी एट द ईयर एंड एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो एक बार देख लीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे ये मेंशन करते हुए कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹40, that is ₹40,000 was the initial investment। हमें रिटर्न्स दिया हुआ है 30%, 30% of 40,000 will be 12,000। that means by end of the year हमारे इन्वेस्टर के हाथ में टोटल वेल्थ 52,000 रुपीज होगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस 30% रिटर्न में तो वो कैश डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स ये 52,000 का जो टोटल वेल्थ है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या, ओरिजिनल नंबर ऑफ यूनिट्स जो थे वो, बोनस यूनिट्स मिले वो भी इसमें इंक्लूडेड है और मिला हुआ डिविडेंड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए पहले कैश डिविडेंड को अलग कर दें और जो बचता है दिस इज एनएवी ऑफ 1100 यूनिट्स। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल 1000 यूनिट्स से ये जो 52,000 का वेल्थ है इंक्लूडिंग दिस रिटर्न ऑफ 30% इंक्लूड्स डिविडेंड एज वेल एज बोनस विच इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ 52,000। तो हमने जब डिविडेंड अलग कर दिया तो 45,000 जो वैल्यू बचती है, दिस वैल्यू इंक्लूड्स द बोनस यूनिट्स। अब बोनस यूनिट कितने होंगे ये मैंने पहले ही आपको समझाया था, दोज वर 100 यूनिट्स। उसका एक वर्किंग हम अभी बता देंगे, बट ओरिजिनल यूनिट्स जो थे 1000 यूनिट्स, उसमें बोनस यूनिट 100 यूनिट्स ऐड करने पर टोटल यूनिट्स हमारे हो जाते हैं 1100 यूनिट्स और उसका टोटल वैल्यू होता है 45,000। तो एनएवी पर यूनिट जो आ जाएगा दैट विल बी
45,000 डिवाइडेड बाय 1,100 एंड दैट विल बी 40.91। अब एक वर्किंग अलग से बता देंगे कि ओरिजिनल यूनिट है 1000 यूनिट्स, बोनस यूनिट हमने 100 यूनिट्स कैसे फाइंड किए वो बताया हुआ है यहां पर, एंड टोटल यूनिट्स हो गए 1100 यूनिट्स। तो हमें मेनली पूछा गया था कि व्हाट विल बी द एनएवी बाय ईयर एंड, और वो एनएवी बाय ईयर एंड होता है 40.91। तो फ्रेंड्स इसे भी लिख लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन। Alright friends, let us proceed ahead and take up question number 5. देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है। On 1/4/2007, Mr. B acquired 10,000 units in a mutual fund at NAV of rupees 25 per unit. He decides to hold these units for 2 years and plans to reinvest all dividends and growth distribution. That means, इस लाइन पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जहां बोला गया है कि this इन्वेस्टर प्लान्स टू री इन्वेस्ट ऑल डिविडेंड्स एंड ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो उसे कंपनी से मिलेगा वो हमारा इन्वेस्टर उसे री इन्वेस्ट करने का प्लान करता है, और री इन्वेस्ट ऑब्वियसली इसी म्यूचुअल फंड में, इसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में किया जाएगा। सो एज ऑन 31/3/2008 हिज एनुअलाइज्ड रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड वाज 24% एंड एट द ईयर एंड ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसको 30,000 मिला है ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड 30,000 मिला है ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड। बेसिकली उसके टोटल 60,000 का कैश डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, एंड ऑन 31st March 2009 ही फर्दर रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशंस 48,000 एंड 36,000। आगे बोला गया है हिज एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर ईयर एंडेड 31/3/2009 was 25%. You are required to determine the following: NAV on 31/3/2008 and 31/3/2009, total additional units purchased on 31/3/2008, total realization from mutual fund as on 31/3/2009 if he sells all the units, and overall return for 2 years. तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बट आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में इस बार 2 साल तक के कैलकुलेशंस हमें करने, तो जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन देखें। हम शुरुआत करते हैं वापस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹25, दैट इज 2,50,000। रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर, ध्यान देंगे रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर दिए हुए हैं 24%। 24% ऑफ 2,50,000 इज 60,000। ऐड करने पर टोटल वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी एट द ईयर एंड इज 3,10,000। बट दोस्तों इस वेल्थ में, इस टोटल वेल्थ में वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। हम पहले उस कैश डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर लें, टुवर्ड्स डिविडेंड एंड टुवर्ड्स ग्रोथ, जो भी मिला है हमने उसको सबट्रैक्ट कर लिया। ये आ गया वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ एनएवी। ध्यान रहे बिकॉज यहां कोई बोनस यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जो ओरिजिनल 10,000 यूनिट्स थे आज भी वही होंगे 10,000 यूनिट्स। तो एनएवी पर यूनिट वापस घूम फिर कर आ गया ₹25 जो साल के बिगिनिंग में था। बट दोस्तों हमारा ये जो इन्वेस्टर है इसके हाथ में जो 60,000 का कैश डिस्ट्रीब्यूशन आया, हमारा ये इन्वेस्टर इस डेट के एनएवी पर फिर से री इन्वेस्ट करके एडिशनल यूनिट्स बाय कर लेगा। So additional units purchased on 31/3/2008 will be 60,000 divided by 25, that is 2,400 units. तो दोस्तों हमारे पास
जो ईयर 1 के एंड में यानी 31/3/2008 वाली डेट पर टोटल यूनिट्स हो जाएंगे ये 10,000 यूनिट्स प्लस ये 2,400 यूनिट्स, दैट इज 12,400 यूनिट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो जल्दी से आप ये सब कुछ लिख लीजिए एंड देन वी टेक द सॉल्यूशन अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे अब हम सेकेंड ईयर के कैलकुलेशंस पर जा रहे हैं और जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया ये 2400 यूनिट्स जो एडिशनली बाय किए हुए हैं along with these 10,000 units in total 12,400 यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो जब हम वर्किंग बनाएंगे सेकेंड ईयर के लिए तो हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12,400 यूनिट्स को लेकर चलेंगे, नॉट 10,000 यूनिट्स। तो ये अब आ जाता है हमारा 3,10,000 और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ रिटर्न हमें बताया गया है 25%। ध्यान रहे फ्रेंड्स, रिटर्न कभी कभी ब्लॉक पीरियड ऑफ 2 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न भी दे सकता है, बट यहां पर क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ था रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 इज 25% और वो हमने यहां पर अप्लाई किया है 3,10,000 पर। रिटर्न का वैल्यू आता है 77,500। तो टोटल वेल्थ जो हमारे इन्वेस्टर के पास आती है दैट इज 387,500। इसमें वॉट एवर इज रिसीव टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डिविडेंड वो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो बचा दैट इज वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ एनएवी। और ये जो वेल्थ है ये कितने यूनिट्स का एनएवी रिफ्लेक्ट कर रहा है? दिस इज ऑब्वियसली फॉर 12,400 यूनिट्स। तो पर यूनिट एनएवी जो आएगा 31 मार्च 2009 को दैट विल बी 24.4758। टोटल रियलाइजेशन जो होगा वो ये सारे यूनिट्स बेच दिए जाएंगे और ये सारे यूनिट्स बेचने पर वापस आपको 3,03,500 मिल जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में कैश में पड़ा हुआ है ये भी तो आपको लास्ट डे को ही मिला है, दैट इज 84,000। टोटल रियलाइजेशन इन योर हैंड विल बी 3,87,500। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर डेट नहीं लिखी हुई है, आप डेट जरूर मेंशन कीजिए। दिस एनएवी पर यूनिट जो सेकेंड टाइम हमने कैलकुलेट किया दिस इज ऑन 31 मार्च 2009। So quickly take note of this whole thing and then we go to the last part of the solution.
ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, हमें ओवरऑल रिटर्न फाइंड करने। बड़े सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न फॉर 2 years, और उसे एनुअलाइज भी हमने कर दिया है। इन कैलकुलेशंस को समझ लीजिए। देखिए, 2 साल का जो ब्लॉक पीरियड है उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2,50,000 और एंड में 2 साल के एंड में आपके हाथ में टोटल वेल्थ आता है 387,500। तो 2,50,000 became 387,500. What you have earned overall is 55%. But 55% is the return for 2 years. Annualized return will be 27.5%. और ये कैसे आता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 55% इंटू 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स एज होल्डिंग पीरियड, तो इंटू 12 by 24 करते ही ये आ जाता है 27.5%. So take note of this also, and that will be end of the solution. Alright friends, let us move ahead and take up question number 8. देखें क्या दिया हुआ है यहां पर। Mr. A can earn a return of 16% by investing in equity shares on his own. Now he is considering a recently announced equity based mutual fund scheme in which initial expenses are 5.5% and annual recurring expenses are 1.5%. How much should the mutual fund earn to provide Mr. A return of 16%? तो दोस्तों, सॉल्यूशन में करना क्या है, चलिए पहले वो समझ लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन। तो कैसा है कि ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आप बाकी लोगों की तरह यूं ही मैकेनिकली करते रहेंगे तो फिर वही बात कि क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअली इस बात को पहले समझिए कि हमें करना क्या है। तो हमारा जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करे तो 16% रिटर्न जनरेट कर सकता है। अब एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है विच इज इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और उस म्यूचुअल फंड में कंडीशन है कि भाई आप जैसे इन्वेस्ट करोगे इनिशियल एक्सपेंस 5.5% लग जाएंगे आपको, और हर साल के रिकरिंग एक्सपेंस 1.5% दिए हुए हैं। हमारे इन्वेस्टर को उसके हाथ में 16% आना चाहिए। ये सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी उसे 16% रिटर्न दे सके, इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को ग्रॉसली जो रिटर्न जनरेट करना होगा वो ज्यादा होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे इन्वेस्टर के पास 100 रुपए हैं, ₹100 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इन्वेस्टर क्या करता है, ₹100 को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, तो सीधे सीधे उसको 16% यानी 16 रुपीज का रिटर्न आता है। अब हमारे इन्वेस्टर के पॉकेट से आउटफ्लो हुआ 100 का और एनुअल रिटर्न हो रहा है 16 रुपीज का, देन इन्वेस्टर इज हैप्पी। हमारे इन्वेस्टर को यही मॉडल कैरी करना है इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी। अब ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में चार्जेस तो डिडक्ट होंगे ना, तो उसे 16 रुपीज का रिटर्न चाहिए बाय इन्वेस्टिंग ₹100। तो चलिए सीक्वेंस से बात को समझें। हमारे पास 100 रुपीज का आउटफ्लो हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनी ने जैसे ही हमसे वो 100 रुपीज रिसीव किए, 5.5% जो इनिशियल एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी इन्वेस्टिबल फंड, यानी जो फंड इन्वेस्ट किया जा सके, वो बचेगा सिर्फ 94.5, यानी 100 रुपीज में से 5.5 रुपीज तो गया, जो बचा दैट इज ₹94.5। अब हमें 16 रुपीज का रिटर्न जनरेट करना है बाय इन्वेस्टिंग 94.5 ओनली, बिकॉज नेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी 94.5। तो आप कैलकुलेटर लीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 94.5 कीजिए, जो आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज
इट मस्ट बी 16.93%। आप चेक कर लीजिए, इट मस्ट बी 16.93%। यानी हमारे इन्वेस्टर को 16 रुपीज का नेट रिटर्न दिलाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी हैज टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 16.93%। ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी ईयर देयर इज अ रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ 1.5%। वो 1.5% तो सीधे सीधे उस 16.93% में ऐड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स 16.93% प्लस 1.5%, ये दोनों का जो एग्रीगेट होगा, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न द म्यूचुअल फंड कंपनी शुड जनरेट। क्योंकि हमारे इन्वेस्टर का माइंडसेट बड़ा क्लियर है, उसको 100 रुपया इन्वेस्ट करके 16 रुपीज का रिटर्न चाहिए। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न टू बी ग्रॉसली जनरेटेड बाय म्यूचुअल फंड एज expected net return in percentage divided by 100 minus initial expenses in percentage into 100 plus recurring expenses in percentage। जो मैंने आपको 2 मिनट पहले सारी बातें समझाई, उसी को हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर रखा है। तो आप ध्यान देंगे, ये 16 जो न्यूमरेटर में है वो 16 हमारे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑन अ नेट बेसिस। ये 16 अर्न करने के लिए हमारे इन्वेस्टर ने तो 100 रुपीज लगाया, बट म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसमें से 5.5 डिडक्ट कर लिए एज इनिशियल एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो इन्वेस्टेबल फंड था दैट वाज ओनली 94.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू द ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज बिफोर दिस 1.5% ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस, और इसे ऐड करने पर फाइनली जो आता है दैट इज 16.93 इज द कैलकुलेशन इफेक्ट ऑफ दिस होल थिंग। उसमें हमने 1.5 ऐड कर दिया, ये आता है 18.43%। तो फ्रेंड्स, इन कैलकुलेशंस को जल्दी से नोट कर लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन। All right friends, let us move ahead and go ahead with question number 10। चलिए पढ़ते हैं, यहां क्या दिया हुआ है। Mr. X on 1/7/2000 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. On 31/3/2001 the dividend operated by mutual fund was 10%, and Mr. X found that his annualized yield was 153.33%. On 31/3/2002, 20% dividend was given. On 31/3/2003, Mr. X redeemed all his balance 11,296.11 units when annualized yield was 73.52%. What are the NAVs on 31/3/2001, 31/3/2002 and 31/3/2003? दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें। सबसे पहली बात, हमारे इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट्स परचेस किए थे और एंड में इसके पास यूनिट्स का बैलेंस बढ़कर 11,296 हो गया है। ये यूनिट्स बढ़ क्यों रहे हैं? बोनस तो कहीं है नहीं, बोनस नहीं है, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने का ऑब्वियस रीजन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। यानी हमारे इन्वेस्टर को, मिस्टर एक्स को जो भी डिविडेंड मिल रहे हैं यहां पर, वो उसे री इन्वेस्ट करता जा रहा है। अदरवाइज नो चांस दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज लाइक दिस। फिर फ्रेंड्स, हमारे इन्वेस्टर ने जो ओपनिंग डेट पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है दैट इज ऑन 1/7/2000 और जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है दैट इज ऑन 31 मार्च 2001। तो इन्वेस्टमेंट डेट से फर्स्ट ईयर एंड इट इज नॉट 1 ईयर, इट इज लेस देन 1 ईयर।
तो वो होल्डिंग पीरियड जो आएगा दैट विल बी फ्रॉम जुलाई टू 31st मार्च, और जुलाई टू 31st मार्च जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 9 मंथ्स। अब हमारे इन्वेस्टर का उस फर्स्ट ईयर में एनुअलाइज्ड यील्ड है 153.33%। तो फ्रेंड्स, हमने हमेशा से क्या किया हुआ है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न के बेसिस पर हमने एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाले। यहां क्वेश्चन में एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया हुआ है और हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न पहले निकालना होगा, बाद में हमें एनएवीज मिल पाएंगे। तो चलिए तीनों साल के एनएवीज हम फाइंड करते हैं, तीनों ईयर एंड के, दैट इज 31 मार्च 2001, 2002 एंड 2003। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। होल्डिंग पीरियड फॉर द फर्स्ट ईयर इज 9 मंथ्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, पूरे साल का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है उसका हमने रिवर्स कर दिया, एंड व्हाट यू फाइंड इज 9/12। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, 153.33% एनुअलाइज्ड रिटर्न है, मतलब दिस इज द रिटर्न फॉर 12 मंथ्स। सो व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनेट रिटर्न फॉर 9 मंथ्स। तो जो हमारा एनुअलाइज्ड यील्ड था, एनुअलाइज्ड रिटर्न था 153.33%, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होगा 115%। तो अब हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला लिख लें, और ये फॉर्मूला लिखते ही हम वैल्यूज पुट अप कर दें। तो हमारे पास एचपीआर यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 115%, ये उसके बाद NAV1 हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड करना होगा एट द एंड। NAV0 हमें मालूम है, न्यू फंड था, उसका NAV फेस वैल्यू होगा दैट इज ₹10, एंड I1 एंड G1 जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें दिया हुआ है 10% डिविडेंड दिया हुआ है। 10% डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनी विल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 10% डिविडेंड मतलब 1 रुपी का डिविडेंड आएगा। और चलिए सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखें क्या मिलता है। तो NAV1 इज द ओनली मिसिंग इंफॉर्मेशन, और आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स 115% इज बेसिकली 1.15। 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा 11.5 इक्वल्स टू NAV1 -10 + 1 हो जाएगा -9। तो NAV1 विल बी फाइनली 20.5। आप इसे नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। All right friends, let us move ahead. इसी कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। 115% रिटर्न जो हमें मिला है दैट विल बी 1,15,000। तो टोटल वेल्थ हमारे पास हो जाएगी 2,15,000। इसमें डिविडेंड जो है दैट इज 10,000, डिविडेंड माइनस करने पर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ NAV 2,05,000 आएगा, एंड NAV पर यूनिट आपको मिल जाएगा सेम 20.5। इसे भी लिख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड।
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी आपने लिख लिया होगा। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यू मे फॉलो एनी वन अप्रोच, एनीथिंग इज फाइन। आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप वैसा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और यूनिट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर आर इंक्रीजिंग, ये फैक्ट हमने नोटिस किया था पहले भी और वो हमने अभी मेंशन कर दिया। ऑब्वियस रीजन इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, बोनस, जब तक क्वेश्चन बोनस इन्फॉर्म नहीं करता, आप अपने मन से बोनस अज्यूम नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो आपको आते हैं, दैट विल बी 487.8049। दीज आर दी एडिशनल यूनिट्स परचेज्ड ऑन 31/3/2001। जो फर्स्ट ईयर एंड पर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बाय किए हैं एडिशनली ऑन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, दैट इज विल बी 487.8049। और ये आया कैसे? हमने सिंपली मिले हुए डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया, और री इन्वेस्ट किया होगा ऑब्वियसली उस दिन के एनएवी के बेसिस पर। तो ये री इन्वेस्टमेंट करते ही ये कैश हमारे पॉकेट से चला जाएगा और हमारे पास ये एडिशनल यूनिट्स आ जाएंगे। तो हमारे टोटल यूनिट्स हो जाते हैं 10,487.805। तो फ्रेंड्स, इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। लेट अस प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो डिविडेंड जो मिला है ऑन 31/3/2002, ये दिया हुआ है 20%। तो हमें भूलना नहीं है, इन द सेकेंड ईयर हमारे पास क्यूमुलेटिव यूनिट्स जो थे 10,487.8049 यूनिट्स। हर यूनिट ₹10 के फेस वैल्यू का है और फेस वैल्यू पर 20% डिविडेंड हमें मिला है। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट वी हैव रिसीव्ड इज 20,975.61। एडिशनल यूनिट्स जो हमने परचेस किए होंगे, वो फाइनल यूनिट्स जो थे हमारे पास 11,296.11, ये क्वेश्चन में इंफॉर्म किया हुआ है। और जो बिगनिंग में हमारे पास, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में हमारे पास यूनिट्स थे 10,487.805। फाइनली हमारे पास 808.305 यूनिट्स बढ़ते हैं। अब ये 808.305 यूनिट्स जो बढ़ रहे हैं, ये ऑब्वियसली इस डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो व्हाट वुड हैव बीन द एनएवी, वो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। ये डिविडेंड अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज ऑन 808.305 यूनिट्स, और ये तभी पॉसिबल है जब एनएवी चल रहा हो 25.95। तो ऐसा करके हमें एनएवी ऑफ 31/3/2002 भी मिल जाता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये लिख लिया होगा आपने। लेट अस मूव अहेड एंड डिटरमाइन द लास्ट एनएवी, दैट इज एनएवी ऑफ 31/3/2003। तो क्या करेंगे उसके लिए? हमारा टोटल होल्डिंग पीरियड जो है वो है 9 + 12 + 12,
फर्स्ट ईयर हमने जो इन्वेस्ट कर रहा था, फर्स्ट ईयर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था दैट वाज फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, दैट वाज जस्ट 9 मंथ्स, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर पूरे साल हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड रहा. सो इन टोटल द होल्डिंग पीरियड इज 33 मंथ्स. इस पूरे होल्डिंग पीरियड का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया हुआ है 73.52%. तो चलिए हम पूरे पीरियड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लें. ये आएगा 73.52 इंटू होल्डिंग पीरियड बाय 12, दैट विल बी 202.18%. तो हमारे पास जो टोटल रियलाइजेशन आएगा इट विल बी 1 लाख. जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो तो आएगा ही हमारे पास, और जो हमने रिटर्न अर्न किया है इट इज 202.18% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो ये वाला पार्ट तो हमारा रिटर्न का पार्ट है, और 1 लाख हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. टोटल रियलाइजेशन जो आएगा दैट विल बी 3,02,180. इफ आई डिवाइड दिस बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वी विल बी इजीली गेटिंग द एनएवी ऑन दैट डेट. ये एनएवी उस दिन का आ जाता है 26.75. तो फ्रेंड्स इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड. Alright friends, let us move ahead and take up question number 12. चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. On 1/4/2012, ABC Mutual Fund issued 20 lakh units at rupees 10 per unit. Relevant initial expenses involved were 12 lakh. It invested the fund so raised in capital market instruments to build a portfolio of rupees 185 lakhs. During the month of April 2012, it disposed of some of the instruments costing 60 lakhs for rupees 63 lakhs and used the proceeds in purchasing securities for 56 lakhs. Fund management expenses for the month of April 2012 was rupees 8 lakhs, of which 10% was in arrears. In April 2012, the fund earned dividends amounting to rupees 2 lakhs and it distributed 80% of the realized earnings. On 30th April 2012, the market value of the portfolio was 198 lakhs. Mr. Akash, an investor, subscribed to 100 units on 1/4/2012 and disposed of the same at closing NAV of 30th April 2012. What was his annual rate of earning? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पूरे कैश फ्लोज का मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए, और वो पहले मैं आपको समझा दूं. तो देखते हैं क्या करना है हमें. हमने जब एनएफओ इशू किया 20 लाख यूनिट्स इशू किए गए थे एट ₹10. 200 लाख का इनफ्लो आया. स्टार्टिंग में जो इनिशियल एक्सपेंसेस हुए हैं 12 लाख, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 188 लाख बचा हमारे पास. क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से 185 लाख का पोर्टफोलियो बनाया गया. दैट मींस आउट ऑफ 188 लाख जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 185 लाख, बाकी जो बचा वो कैश. आफ्टर अ वाइल हमने इन्वेस्टमेंट जो किया था उसमें 60 लाख के इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट सेल कर दिया. तो ये 185 लाख तो कॉस्ट है, उसमें 60 लाख का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हमने सेल कर दिया, बट इसे सेल किया 63 लाख में, यानी कैश हमारे पास ऐड होगा 63 लाख का, और ये गेन आ जाएगा हमारे पास 3 लाख का. अब
हमने जब ये सेल किया और जो उससे इनफ्लो आया, वापस हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया 56 लाख का, एंड ऑब्वियसली ये आपने बाय किया तो कैश से फिर आउटफ्लो भी होगा, सेम अमाउंट 56 लाख का। इन्वेस्टमेंट में आगे कोई चेंजेस नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट का प्लस माइनस टोटल जो आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 181 लाख, एंड इस साइड हमारे पास जो कैश बैलेंस बच जाता है दैट इज 10 लाख। अब हमने जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, वो हैं 8 लाख, बट हमने 10% अरियर्स में रखा हुआ है, यानी 7,20,000 हमने पे किया होगा, दैट मस्ट हैव बीन पेड आउट ऑफ द कैश, एंड 2 लाख का हमें डिविडेंड इनकम मिला है, एंड फाइनली 4.8 लाख इज द बैलेंस ऑफ कैश। अब ये जो गेन और इनकम दोनों रियलाइज्ड गेन्स हैं हमारे, रियलाइज्ड अर्निंग्स हैं हमारी, ये इसका 80% हम हमारे यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो 3 लाख का 80% 2.4 लाख और 2 लाख का 80% 1.6 लाख, ये हो जाता है हमारे पास से डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4.8 लाख में से ये भी निकल जाएगा, जो कैश बचेगा दैट इज 0.8 लाख। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास पूरा कैश का और इन्वेस्टमेंट का फ्लो कैसा चला, एंड देयरफॉर व्हाट आई वांट यू टू डू, ये पूरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भले ही ये सॉल्यूशन का पार्ट न हो एग्जाम में, बट अभी अपने समझने के लिए आप इसे जरूर लिखेंगे, एंड दिस विल बी द गाइड फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल सॉल्यूशन। तो इसे नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। अब सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो देख लीजिए। मैं आपको फिर से कह दूं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी आपको, दिस मे नॉट बी द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन इन एग्जामिनेशन, बट मैं तो फिर भी रिकमेंड करूंगा आप ये लिख लेते हैं अपने एग्जाम के सॉल्यूशन में भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस विल बी सर्विंग एज अ गुड वर्किंग बैकग्राउंड फॉर यू टू डील विद द सॉल्यूशन अहेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश बैलेंसेस का वर्किंग इन रुपीज लैक्स। तो एनएफओ इशू से हमारे पास इनफ्लो आया, एक्सपेंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इन्वेस्टमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड किया और फिर से जो नया इन्वेस्टमेंट किया उसे सब्ट्रैक्ट किया। एक्सपेंसेस 7.2 लैक्स हमने सब्ट्रैक्ट किए, वो एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं। डिविडेंड जो रिसीव किया वो ऐड किया, और डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हमने लेस किया है, और फाइनल कैश बैलेंस बचता है 0.8 लैक्स। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे दिस वर्किंग इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इनिशियल वर्किंग। एग्जाम में आपको ऐसा फॉर्मल प्रेजेंटेशन बताना होगा, बट क्या होगा, डायरेक्टली आप इसे बनाने जाएंगे तो आपको कैश फ्लोज का पूरा क्लियर आइडिया शायद ना आए। तो आई एम लीविंग अप टू यू कि जैसा आपको ठीक लगे, बट दिस व्हाट यू सी नाउ ऑन स्क्रीन इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे एंड देन वी मूव अहेड।
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी आपने लिख लिया होगा. लेट अस मूव अहेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं दोज आर 80,000 एंड NAV on 30th April 2012 in rupees lakhs. So value of investment portfolio is 198 lakhs. ये दिया हुआ है आपको. कैश बैलेंस 0.8 lakhs और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 0.8 lakhs हैं. तो टोटल NAV पूरे यूनिट्स का मिलाकर 198 lakhs होता है. NAV पर यूनिट विल बी 198 lakhs divided by 20 lakh units, that is rupees 9.9 per unit. इसे भी लिख लीजिए and then we move ahead. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड. अब हम इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से रेट ऑफ रिटर्न निकालने जा रहे हैं. सो HPR इक्वल्स टू NAV1 माइनस NAV0 प्लस I1 प्लस G1 डिवाइडेड बाय NAV0. सारे वेरिएबल्स हम डिफाइन कर देते हैं. तो NAV ऑन 1/4/2012 वॉज ₹10. NAV1 दैट इज NAV ऑन 30th April 2012 इज 9.9. जो डिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे इन्वेस्टर के हाथ में 1.6 lakhs ऑफ इनकम एंड गेन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आया दैट इज 2.4 lakhs ऑफ गेन. व्हेन कन्वर्टेड इनटू पर यूनिट इट इज 0.08 एंड 0.12. तो फ्रेंड्स इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी लिख लिया होगा आपने. लेट अस प्रोसीड अहेड. तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR जो आएगा दैट विल बी 9.9 माइनस 10 प्लस 0.08 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 10. ये आ जाता है कैलकुलेशन करने पर एग्जैक्टली 0.01 और 1%. अब दोस्तों ये तो हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न विच इज ओनली फॉर अप्रैल मंथ, यानी ये एक महीने का रिटर्न हुआ. We want to annualize this. So annualized return will be HPR into 12 by holding period. That will be 1% into 12 by 1 and that will be 12% per annum. तो इसे भी नोट कर लीजिए and that will be end of the solution.
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा। तो आज इस म्यूचुअल फंड के क्लास में जो कुछ भी हमने सीखा, नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। छोटा सा ही टॉपिक है ये, बट उस नेक्स्ट सेशन से पहले आपने जो कुछ भी आज सीखा है उसे रिवाइज और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में। तो चलिए, लेट अस डिक्लेयर दिस एज एंड ऑफ पार्ट 1। और फ्रेंड्स, पार्ट 2 जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे देखने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।